हेलो फ्रेंड्स आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक वीडियो कि जो सीकेडी है, क्रोनिक किडनी डिजीज़, उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहली है वो है अनीमिया, यानी कि खून की कमी। होता ये है कि जो हमारी किडनी होते हैं ना, वो उसमें एरिथ्रोपोएटिन सिक्रीट होती है, जिसकी वजह से हमारी एचबी मेंटेन रहती है, यानी कि हमारे ब्लड में अनीमिया नहीं होता, खून की कमी नहीं होने देता एरिथ्रोपोएटिन। और जब किसी का किडनी फेल हो जाता है तो उसमें फिर अनीमिया हो जाता है, क्योंकि उसकी किडनी तो एरिथ्रोपोएटिन नहीं सिक्रीट कर रही होते ना, तो फिर उसकी वजह से उसको अनीमिया हो जाता है। इसके अलावा विटामिन B12 और फोलिक एसिड ये भी कम हो जाते हैं और अनीमिया हो जाता है। सेकंड में जो आता है ना, वो है बोन वीकनेस, यानी कि जो हड्डियाँ हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। होता ये कि जो कैल्शियम है ना, वो अब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता, बॉडी में कैल्शियम डेफिशिएंट हो जाता है, यानी कि कैल्शियम की कमी हो जाती है और फास्फोरस की ज़्यादती हो जाती है, यानी कि कैल्शियम कम हो जाता है और फास्फोरस ज़्यादा हो जाता है। इसे हाइपरफॉस्फेटेमिया कहते हैं। तो इसकी वजह से बोन्स जो है वो वीक हो जाती हैं। इसके बाद आता है फ्लूइड रिटेंशन, यानी कि पानी की ज़्यादती। जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा पानी खड़ा रहता है, पानी जिस्म से निकलता नहीं है, क्योंकि किडनी ने जिस्म से पानी भी निकालना होता है। तो अगर किडनी जो है ना क्रोनिक किडनी डिजीज़ में है या किडनी काम नहीं प्रॉपर कर रही, तो जो पानी है जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा रह जाता है, जिसकी वजह से सोज पड़ जाती है पैरों पे, चेहरे पे, हाथों के ऊपर, पूरे जिस्म में सोज पड़ जाती है और पानी ऐसे इकट्ठा हो जाता है और पिटिंग जो है ना एडिमा आता है, यानी कि इसे अगर हम अपने अंगूठे को वहाँ चुभोएं ना तो एक घड़ा सा पड़ जाता है, जिसे हम पिटिंग एडिमा कहते हैं। इसके बाद है गैंठिया, उसे गाउट कहते हैं इंग्लिश में। तो इससे जोड़ों का दर्द होता है, पेशेंट का यूरिक एसिड बढ़ जाता है और उसके जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है और गैंठिए का मर्ज हो जाता है। इसके अलावा पेशेंट को हार्ट डिजीज़ होती है, उसमें ब्लड वेसल्स और हार्ट के ऊपर भी इफ़ेक्ट करते हैं। क्रोनिक किडनी डिजीज़ और हार्ट और ब्लड वेसल की प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा है हाई ब्लड प्रेशर। पेशेंट को अगर क्रोनिक किडनी डिजीज़ है ना, तो उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसकी वेसल्स भी प्रॉब्लम कर रही होती हैं और जो फ्लूइड रह रहा होता है, यानी कि पानी जिस्म के अंदर जो इकट्ठा हो रहा होता है ना, उसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर भी शूट कर जाता है। इसके बाद है हाइपरकैलीमिया, यानी कि जो पोटाशियम है ना, उसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसकी वजह से बहुत सारे हार्ट और बाकी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, जिसमें पेशेंट के जो एसिड है वो बढ़ जाता है, यानी कि जो तेजाबियत है खून के अंदर वो बढ़ जाती है, उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके बाद आता है यूरीमिया। यूरीमिया जो है, यानी कि इसमें यूरिया जो है ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और यूरीमिया की वजह से यूरीमिया के साइन आते हैं, जैसे पेशेंट जो है उसका स्टमक प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, पेशेंट को थकावट रहती है, उसको जो है ना कै या मतली आती है और उसकी जो टांगें दर्द करती हैं, और इसके अलावा स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाती है, यानी कि उसकी नींद जो है ना वो ख़राब हो जाती है। अच्छा, अब आगे हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग टर्म्स कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। उसमें होता है कि वीकेंड इम्यून सिस्टम, जो पेशेंट होता है उसकी इम्यूनिटी जो है ना वो बहुत कम हो जाती है, और इसके साथ साथ किडनी फेलियर के लॉन्ग टर्म, अगर पेशेंट क्रोनिक किडनी डिजीज़ में है तो बिल्कुल किडनी फेल भी हो जाते हैं। और आगे हार्ट डिजीज़, इन पेशेंट में अगर लॉन्ग टर्म ये चले तो हार्ट के बड़े वाले प्रॉब्लम जैसे हार्ट फेलियर और बाकी प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। न्यूरोलॉजिकल जो प्रॉब्लम होते हैं वो एक तो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, यानी कि पेशेंट को समझ बूझ कम हो जाती है, उसकी समझने की, मामला को हल करने की जो है ना वो सलाहियत बहुत कम हो जाती है। डिमेंशिया में भी ये पेशेंट चले जाते हैं, इसमें दिमाग के मसाइल आ जाते हैं। इसके साथ साथ है स्ट्रोक, यानी कि फालिज हो सकता है पेशेंट को। इस्केमिक या हेमराजिक जो है स्ट्रोक हो जाता है, यानी कि फालिज एक तो खून की कमी की वजह से फालिज होता है, एक होता है कि खून की नसें फट जाती हैं उसकी वजह से फालिज होता है। इनमें से कोई भी फालिज पेशेंट को हो सकता है। और लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस आफ्टर स्ट्रोक ये है कि अगर किसी पेशेंट को फालिज हो गया है तो उसके बाद फालिज की वजह से जो उसको मसाइल होते हैं ना वो भी फिर इसमें शामिल हो जाते हैं। और फिर होता है सिजर्स, यानी कि जो झटके लगते हैं, झटके लगने पेशेंट को शुरू हो जाते हैं। सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस जो है ना उसमें शामिल है पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ, एडवर्स मेडिकल आउटकम्स और इंक्रीज मॉर्टेलिटी। ये जो है
ये सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो इसकी वजह से होती हैं। और इसके अलावा होती है स्किन इन्फेक्शंस। इन पेशेंट की जो ना स्किन ड्राई होती है, यूरिया जब ज़्यादा हो जाता है तो यूरिया ज़्यादा होने से ना खारिश बहुत ज़्यादा होती है। पेशेंट अपने बहुत ज़्यादा खारिश करते हैं तो स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। स्किन तो उसकी ड्राई होती है और उसके ऊपर खारिश होती है। जब वो खारिश ज़्यादा करता है तो स्किन के ऊपर स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। जॉइंट, बोन और मसल की पेन्स शुरू हो जाती हैं, नर्व डैमेज हो जाती हैं। और इसके अलावा पेशेंट का जो है ना बिल्डअप ऑफ फ्लूइड अराउंड द लंग्स, यानी कि जो उसके फेफड़े हैं उसके गिर्द जो झिल्ली होती है, उसके गिर्द जो थैली होती है, वहाँ पानी काफ़ी सारा इकट्ठा हो जाता है, उसको हम प्लूरा भी कहते हैं। तो जो लंग्स के इर्द गिर्द पानी ज़्यादा हो जाता है तो फिर सांस के मसला भी शुरू हो जाता है, पेशेंट को ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है। और इसके बाद है लिवर फेलियर। इन पेशेंट में जो है ना जिगर जो है ना वो भी काम करना छोड़ देता है। आगे दोस्तों हम बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस के। इम्प्लीकेशंस को हम कैसे प्रिवेंट करें। इसमें है कि आप अपने डाइटिशियन से मिलें, उससे डाइट प्लान लें, न्यूट्रिशनल नीड को भी पूरा करना है और ऐसी डाइट भी नहीं लेनी जिससे फर्दर डैमेज भी हो। तो न्यूट्रिशनल हेल्प ज़रूर लेनी है और न्यूट्रिशन अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन लेनी चाहिए। गेट सम फिजिकल एक्टिविटी एवरी डे। बिल्कुल बैठे ना रहें, बीमारों की तरह लेटे ना रहें, एक्टिव रहेंगे तो इम्प्रूवमेंट आएगी। रीच एंड मेंटेन ए हेल्दी वेट। अपने वज़न को बढ़ने मत दें, ना ही बहुत ज़्यादा कम होने दें, वेट को मेंटेन रखना है। गेट 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप ईच नाइट। 7 से 8 घंटे रोज़ाना रात को लाजमी सोएं। स्टॉप स्मोकिंग इफ़ यू डू। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ज़रूरी बात है कि स्मोकिंग तो करनी ही नहीं है। अगर खुदा न खास्ता आपको ये लत लग चुकी है तो आप फ़ौरन से पहले इससे जान छुड़ाएं। अगर आप स्मोकिंग छोड़ देंगे तो आउटकम्स बेहतर होंगे। लर्न कॉपिंग मैकेनिज्म टू डील विद स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। अपने स्ट्रेस को कम करें, अपनी एंजाइटी को कम करें, अपने डिप्रेशन को कम करें और प्रोफेशनल सपोर्ट ग्रुप जो है ना उसको आप ज्वाइन करें। मेंटल हेल्थ के ऊपर आप अपने काम करें और जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करी मेडिसिन वो सारी मेडिसिन लेनी है और बगैर प्रिस्क्रिप्शन कोई मेडिसिन नहीं लेनी कि ऐसे अब खामखा घर में मेडिसिन पड़ी हुई है आप उसके लीफलेट पढ़ के दवाइयाँ लेते जाएं, ये बिल्कुल नहीं करना। और अपने डॉक्टर से मिलना है, जो अद्वियात वो बताए वो लाजमी लेनी है। मेडिसिन होती है उससे हम कहते हैं ओवर द काउंटर मेडिकेशन, यानी कि वो ऐसी मेडिसिन होती है कि वो जनरल स्टोर से और जो हमारे मार्ट है वहाँ से काउंटर से इजीली मिल जाती है बगैर प्रिस्क्रिप्शन से, जिसमें अक्सर औकात नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं, इसे NSAIDs कहते हैं। इसमें आइपोप्रोफिन, डाइक्लोफेनिक सोडियम ये सब शामिल है। तो इस तरह की मेडिसिन बिल्कुल नहीं लेनी, ओवर द काउंटर मेडिसिन को बिल्कुल अवॉइड करना है और अपने डॉक्टर और फार्मासिस्ट इनसे डिस्कस करके ही आपने ओवर द काउंटर मेडिकेशन लेनी है, वरना नहीं लेनी। अब आगे हम बात करेंगे ट्रीटिंग कॉम्प्लिकेशंस। जो कॉम्प्लिकेशन होती है उसको कैसे हमने ट्रीट करना है। तो एरिथ्रोपोइसिस के लिए एरिथ्रोपोइसिस स्टिमुलेटिंग एजेंट्स होते हैं, जैसे एरिथ्रोपोएटिन हमें मिल जाती है अवेलेबल, तो वो जिल्द के नीचे हम इंजेक्शन लगाते हैं। यूजुअली 4000 इंटरनेशनल यूनिट की एरिथ्रोपोएटिन मिलती है, वो लगानी होती है वीकली या 15 डेज़ के बाद फोर्टनाइटली हम लगाते हैं। इसके अलावा हम पेशेंट को आयरन सप्लीमेंट्स देते हैं फुलाद की कमी पूरी करने के लिए और समटाइम्स हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करनी होती है, यानी कि खून लगाना होता है पेशेंट को, तो उससे इम्प्रूवमेंट आ जाती है। व्हेन टू सी ए डॉक्टर, कि आपने इन कॉम्प्लिकेशन जब हो रही हैं तो डॉक्टर के पास कब रिव्यू करना है। देखिए अगर सांस का मसला हो रहा है तो आप फ़ौरन डॉक्टर से रिव्यू करें। चेस्ट पेन है या छाती के ऊपर आप प्रेशर को फील कर रहे हैं तो फ़ौरन से पहले डॉक्टर से रिव्यू करें। रैपिड और इरेगुलर हार्ट बीट, अगर आप देखते हैं कि आपकी जो नब्ज़ है या दिल की धड़कन है वो तेज़ हो गई है और इरेगुलर है, कभी ज़्यादा हो जाती है कभी कम हो जाती है, तो आपने फ़ौरन से पहले डॉक्टर से रिव्यू करना है। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो कि जो किडनी डिजीज़ है, क्रोनिक किडनी डिजीज़ CKD, उसमें कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उसमें हमने कैसे बचना है और क्या क्या उसमें ट्रीटमेंट करनी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर दें और इसको शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है और हमारे चैनल को फ़ौरन से पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।